तो हम पढ़ रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड फील्ड। तो जिसमें कि हम क्वेश्चन देखेंगे। अब ये पार्ट 2 है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अभी हमने देखा था कि अगर हमें कूलाम पता लगाना रहता है तो हम इलेक्ट्रॉन को उनकी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के आवेश रहते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश दे रखा है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। तो क्यू की हमें वैल्यू दे रखी है 1 और एन हमें निकालना है। तो एन को हम इधर ले लेंगे और इलेक्ट्रॉन और क्यू का क्या हो जाएगा, आपस में डिवाइड वगैरह हो जाएगा। तो उससे जो आंसर आएगा एन बराबर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितने 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन है किसमें, एक कूलाम आवेश में। आगे क्वेश्चन है, आगे अब हम पर देखेंगे आवेशन करने की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो चार्ज हम किस तरीके से कर सकते हैं, आवेशन किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले घर्षण द्वारा, फ्रिक्शन, ठीक है, प्रेरण द्वारा, या तीसरा है चालन द्वारा। अब पहला घर्षण द्वारा। भाई घर्षण किस तरीके से, मान लो स्केल है, हमने अपने बालों में ऐसे रब करा, उसमें फिर हम जब कागज़ को ऐसे मतलब करते हैं तो उसमें चिपकने लगते हैं, मतलब आवेशन हो गया है। या तो कोई कांच की कोई वो है, रॉड है, कांच है, उसको हमने रेशम के कपड़े से ऐसे रब करा तो उसमें भी आवेशन हो गया। तो ये क्या है, घर्षण द्वारा है, फ्रिक्शन द्वारा है, ठीक है। दूसरा प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा क्या होता है कि प्रेरण मतलब क्या होता है, मान लो कोई आवेशन है, जैसे कि ये आवेशन वस्तु है हमारे पास, आवेशित वस्तु, ठीक है। अब मान लो ये विराम में है, इसमें कुछ आवेश नहीं, रेस्ट में है, ठीक है। अब जब हम आवेशित वस्तु को जब हम विराम वस्तु के पास लेकर जाते हैं तो इसके अंदर क्या हो जाता है, आवेशित हो जाती है। और ये जो आवेशित है ये इसके उल्टे आवेशन होता है, मतलब कि जो इसमें जो चार्ज है ना, जो इसमें आवेश है उसके उल्टे वाले से, मान लो ये प्लस है तो इसके ऊपर कैसे माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों जैसे पास आने लगेंगे तो प्लस माइनस इस तरीके से। अब इसके आगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सॉरी माइनस से पीछे प्लस आ जाएंगे चार्ज, तो पीछे जो प्लस आए उसको भू संपर्कित कर देते हैं, मतलब कि जमीन के अंदर डाल देते हैं। तो अब जब हम इसको हम अलग भी करते हैं, अब इसके पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो अगर हम इसको अलग भी करते हैं तो इसके पास हमेशा वो आवेश रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रेरण द्वारा, ठीक है। आवेशित वस्तु हटाने पर भी जो इसका जो आवेश है वो नेगेटिव ही नेगेटिव रहेगा, और ये जो हमारी वस्तु है ये भी वही आवेशित रहेगी, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके तथ्य क्या, देखो भाई, सबसे पहले प्रेरण करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है ना खोती है। प्रेरण करने वाली वस्तु ना तो आवेश प्राप्त करती है ना खोती है। प्रेरित करने वाले से विपरीत आवेश। अब ये जो प्रेरित करने वाली है वस्तु, इससे विपरीत, ये प्लस था तो इससे माइनस, इसमें माइनस आया। आगे प्रेरित आवेश से कम या बराबर हो सकता। अब देखो जैसे यहाँ प्रेरण है, ये प्रेरित करने वाला है, तो इससे कम हो सकता है इसमें आवेश, या बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। अब कणों से संबद्ध प्रेरण को संभव नहीं, मतलब कि जो कण है जैसे कि अल्फा कण होते हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इनके आवेशन मतलब ये आवेशित नहीं होते, मतलब पूरी वस्तु आवेशित होती है। एक कण या अल्फा कण इस तरीके से आवेशित नहीं होते, पूरी वस्तु आवेशित होती है, ठीक है। अब तीसरा है चालन द्वारा। तो पता है चालन द्वारा होगा, कोई माध्यम लगेगा या कोई टच लगेगा। जैसे ही हम किसी वस्तु, आवेशित वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से टच करते हैं तो क्या होने लगता है, उनमें भी आवेशन होने लगता है, चार्जिंग होने लगती है। तो मान लो एक तार के उससे कर सकते हो या किसी और से। अब ये चीज़ हम देखते हैं क्या, किससे देखते हैं, ये जो होती है ये होती है समानुपाती किसके, त्रिज्या के, ठीक है। जो आवेशन है वो समानुपाती होगा त्रिज्या के, ठीक है। मान लो कि किसी वस्तु के ऊपर 6 कूलाम है, ठीक है। मान लो इस वस्तु के ऊपर 6 कूलाम चार्ज है। अब इस वस्तु, ये दोनों वस्तु मान लो सेम है, जैसे कि हम मान लो कि ये दोनों वस्तु सेम है, मान लो, ठीक है। ये दोनों वस्तु सेम है तो इन दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। अब हमें पता है कि जब त्रिज्या समान होती है तो जो हमारा आवेशन होगा वो बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों समानुपाती है। तो जब ये 6 कूलाम वाली इसको टच करेगी या तार से संबंध बनाएंगे तो इसके पास भी 3 कूलाम होगा, अब इसके पास भी 3 कूलाम जाएगा, ठीक है। अब एक और नोट है कि वस्तु का आवेशित होना केवल किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रतिकर्षण में। मतलब कि मान लो अगर हमें किसी वस्तु को आकर्षण करना है तो क्या ये जरूरी है क्या उसके पास भी आवेश होना चाहिए, नहीं।
जैसे कि हमने अपने बालों को रफ करा था ऐसे से कंघे से, और जब उसको हमने टच करा था मान लो किसी प्लास्टिक से, तो हमने जब उसको कागज़ के टुकड़ों को ऐसे लगाया था तो कागज़ के टुकड़े रेस्ट में थे, फिर भी वो चिपक रहे थे। तो क्या दोनों वस्तु में आवेश होना ज़रूरी है? नहीं, ठीक है। लेकिन प्रतिकर्षण में क्या वस्तु में आवेशित होना जरूरी है? हाँ, प्रतिकर्षण में आवेश होना जरूरी है। जैसे मान लो ये दोनों क्या रेस्ट में हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण कर रही है? नहीं ना। लेकिन आकर्षण तो कर सकती है, यदि एक में आवेश हो तो दूसरे को आकर्षित कर सकती है। लेकिन प्रतिकर्षण जब ही करेगी जब दोनों में आवेश हो। कैसा? पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, ठीक है। या पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आकर्षण करेंगे। अगर पॉजिटिव या विराम में हो तो भी आकर्षण हो सकता है, नेगेटिव विराम में आकर्षण हो सकता है। लेकिन प्रतिकर्षण जब ही होगा जब दोनों वस्तु आवेशित होगी। आकर्षण हेतु आवेश जरूरी नहीं है, प्रतिकर्षण हेतु आवेश जरूरी है, ठीक है ये बात। अब कूलाम का नियम देखते हैं। देखो, यदि दो वस्तु आर त्रिज्या पर रखी हैं, दो वस्तु आर त्रिज्या पर, दो आवेशित वस्तु आर त्रिज्या पर रखी है, तो उनके अंदर, ठीक है, नहीं, उनमें जो बल कार्यरत होगा, ये जो हम कूलाम जो थे ना, उन्होंने बल को बताया था कि जब कोई दो वस्तु हैं आवेशित हो तो अगर उनमें आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है तो उसमें जो बल लगता है, जो उसमें बल लगता है वो कितने का लगता है वो बता रहा था कूलाम ने। और ये केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए है, ठीक है। तो यदि दो आवेशित वस्तु किसी आर त्रिज्या पर रखी हुई है तो उनके जो बल लगेगा वह उन दोनों आवेशित वस्तु के समानुपाती होता है और उनकी त्रिज्या के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो किस तरीके से इसका फॉर्मूला बना, और जब हम ये सबको रखते तो होता है F समानुपाती Q1 Q2 और बटे में R स्क्वायर, क्योंकि वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटते क्या आता है? बराबर करने के लिए K कांस्टेंट आता है, और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके पीछे पूरी कहानी है। एप्सिलॉन नॉट लगता है माध्यम के लिए, ये होता है माध्यम विद्युत क्या कहते हैं इसे? माध्यम विद्युतशीलता बताता है। अलग अलग माध्यम के, जैसे निर्वात में हो तो निर्वात में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये क्या होती है? निर्वात में, ठीक है। अब निर्वात के अलग अलग जैसे वायु वगैरह में या और अलग जैसे माध्यम होते हैं उनमें एप्सिलॉन नॉट बदल जाता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट जैसे कि मान लो माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात में जो होता है, अच्छा वो तो मैंने अभी बताया, वो होता है स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, ठीक है। और ये नियतांक बदल भी सकता है, लेकिन निर्वात में जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो सकता है, ठीक है। निर्वात में परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी है मतलब कि ये क्या है? विद्युतशीलता है, ठीक है। परमिटिविटी कितनी दे सकता है, ठीक है। हाँ, अब उसके बाद K का मात्रक वगैरह पूछेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो हमने फॉर्मूला बनाया F = में K Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर से हम K की विमा K का मात्रक सब निकाल सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की भी पूछ सकता है। एप्सिलॉन नॉट K का उल्टा कर देना है, क्योंकि K की होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसका क्या हो जाएगा? प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, इस तरीके से उल्टा हो जाएगा ना, डिवाइड में है वो। अब कूलाम के नियम पर महत्वपूर्ण बिंदु देखो क्या है? बिंदु मतलब पॉइंट्स देखो। सबसे पहले ये केवल बिंदु आवेशों के लिए, जो मैंने सबसे पहले बताया था, बिंदु आवेशों के लिए है केवल, ठीक है। यह माध्यम पर निर्भर करता है, जैसे कि माध्यम क्या है? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, एप्सिल हो सकता है, एप्सिलॉन नॉट हो सकता है। तो इन्हें पता लगाने के लिए हम एप्सिल आर का इस्तेमाल करते हैं। एप्सिल आर क्या होता है? ये आपेक्षित विद्युतशीलता होती है, जो कि होती है एप्सिल आर = में होता है एप्सिल बटे में एप्सिल नॉट। तो इसको अगर हम एप्सिल निकालना चाहे तो होगा एप्सिल = में एप्सिल आर × एप्सिल नॉट, ठीक है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? माध्यम विद्युतशीलता निकाल सकते हैं किसी अन्य माध्यम की, ठीक है। अब यह बल सदैव आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। जैसे मान लो ये दो आवेश हैं, इन दोनों के जो मिलाने वाली ये अनुदिश रेखा है, मतलब उसी में लगेगा ये बल, ठीक है। F जो बल है
एक रेखा में लगता है और यह केंद्रीय बल होता है, कहीं भी होगा केंद्र की तरफ लगे, जैसे गुरुत्वाकर्षण है तो केंद्र की तरफ लगता है ना, उसी तरीके से केंद्रीय बल होता है। अब बल पर अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अब ये अध्यारोपण क्या है, ये कौन सा सिद्धांत है, हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे आवेश के उपस्थित होने से दो आवेशों के मध्य बल बना रहता है। मान लो कि इन दोनों में कुछ बल लग रहा है F, अब मान लो यहाँ पर एक तीसरा बल और तीसरा एक और चीज आ जाए, आवेशित वस्तु आ जाए, तो अब जो ये तीसरी इस पर और इस पर लगाएगी जो बल है ना, वो इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उस पर मतलब उसको बदलेगा नहीं, वो बना ही रहेगा। इन दोनों के बल जो लग रहा है मतलब इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो बना रहेगा, अगर कोई तीसरा भी आ जाए तो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लो एक बिंदु वस्तु है 2 माइक्रो कूलाम प्लस का और एक माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, तो इनके बीच में एक आकर्षण बल लगेगा। अब ये दोनों रखें 1 मीटर की दूरी पर, अब ये जो आकर्षण बल है इनके बीच में कितना लगेगा तो ये बताना है। तो होता है F = K Q1 Q2 बटे में R² होता है। तो K की हमें वैल्यू पता है 9 × 10⁹ होती है ना, जो हमने अभी पता करी थी, स्थिर वैद्युत नियतांक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये सब। अब के क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 2 माइक्रो कूलाम, मतलब कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁻6 से। ठीक है, और उधर भी दे रखा है 2 × 10⁻⁻6। अब ये याद रखते हैं जो प्लस माइनस अभी हमने ये दिखाते हैं, ये केवल और केवल आकर्षण को व्यक्त करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण को व्यक्त करता है, ये कोई दिशा वगैरह नहीं बताता है। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा 9 × 2 करा तो उससे क्या आ जाएगा, और बटे में R² 1 मीटर पर रखा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर आया 36 × 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन क्या आया, बल की मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो समान आवेशों के मध्य दूरी r है तब इनके मध्य बल F है। ठीक है, यदि आवेशों को आधा तथा दूरी को दुगना कर दिया जाए तब बल कितना गुणा हो जाता है। तो आवेशों को क्या कर दिया, अब आधा कर दिया। तो देखो भाई, तो पहले कहता है F = K Q² बटे में R² था, अब आवेश को आधा कर दिया और दूरी को जो त्रिज्या उसको दुगना कर दिया, तो हो जाएगा F = K Q² बटे में 4। ठीक है, बटे में 4, और जो हमारा R है वो दुगना हो जाएगा 4R² हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जब हम निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो K Q² बटे में 16R², मतलब कि ये 16 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बल जो है 16 गुना कम हो जाएगा यदि हम आवेश को आधा कर दे और त्रिज्या को बढ़ा दे, दुगुना कर दे। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश A और B जिन पर क्रमशः Q+ और -Q आवेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, वही वैसे ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, नीट 2019 में आया था। ठीक है, 17 में आया था। यदि A का 25% आवेश B को स्थानांतरित कर दिया जाए, अब ये 25% किस तरीके से निकलेगा, तो आवेशों के बीच बल क्या होगा। अब बस आवेश हमने स्थानांतरित करा है 25%, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे हम, Q/100 मतलब कि 25/100 हो जाएगा, तो कटेगा तो 1/4 मतलब 1/4 हमने क्या कर दिया, दूसरे वाले B को दे दिया है। ठीक है, तो उसमें प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस का खेल है। और यहाँ पर हम वही चीज़ करेंगे, हमें पता है माइनस का Q है, एक प्लस का Q है, तो माइनस के Q और प्लस का Q/4 जब प्लस होगा तो वो हो जाएगा माइनस का 3/4, क्योंकि Q बड़ा होगा माइनस वाला, और उधर वाला तो वो हो जाएगा Q - Q/4, तो हो जाएगा 3। जब एक उसमें से मतलब कि 4 भाग होते हैं ना, तो एक भाग कट जाएगा, 3/4 बचेगा, 3Q/4। तो इस तरीके से जब 3 और 3 का मल्टीप्लाई आएगा तो 9Q² के और इस बटे में 16R² हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 9/16F। इतना हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा, है ना।